वैक्सीन के महाअभियान पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को कोरोना वैक्सीन न लगाने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन लोगों को अभी तक किसी भी टीके के ट्रायल में इसे हिस्सा नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही ये कहा गया है कि 2 टीके की खुराक में अदला बदली बिल्कुल भी ना करें। केंद्र ने निर्देश में यह भी बताया कि टीका 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है और यह भी निर्देश है कि एक टीका अलग और दूसरा अलग लगवाने की अनुमति नहीं है, यानी दूसरी डोज भी उसी टीके की लेनी होगी जो पहले टीके की ली गई है। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, जो कल से अभियान शुरू होने वाला है इसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को एक बात पूरी तरीके से क्लियर की गई है कि किन किन लोगों को टीका लेना है और किन को अनुमति दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके कंफ्यूजन भी फैलाया गया था कि क्योंकि 2 टीकों को अनुमति मिली है, इमरजेंसी अप्रूवल की अनुमति मिली है, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल भी खड़ा किया था टीके की अप्रूवल को लेकर। उसको लेकर भी क्लियर किया गया है कि अगर मान लीजिए एक टीका पहले डोज में किसी ने लिया तो वही सेम जो टीका दूसरे डोज में ही लेना होगा, यानी दूसरे कंपनी का वैक्सीन लेने की अनुमति नहीं होगी। वो आपके सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो उस चीज को लेकर भी क्लियर किया गया है। राज्यों को यह भी लिखा गया है कि आपके पास में जो केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन है वो पहुंचा दी गई है और 16 तारीख से इसका औपचारिक तौर पर लॉन्चिंग भी होना है, जिसमें प्रधानमंत्री सुबह के 10:30 बजे इसको लॉन्च करेंगे, जिसमें तमाम जो ऐसे सेंटर्स हैं, साइट्स हैं जो प्रधानमंत्री से सीधे जुड़ सकेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक चिट्ठी गई है राज्यों को और जिसमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। चलिए, तो कल से ये अभियान शुरू होने वाला है। अगले 3 दिन तक उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप और ज्यादा देखा जा सकता है। मौसम विभाग के नए अलर्ट के मुताबिक 3 दिन उत्तर भारत में तापमान औसत से नीचे रहेगा, जिस वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रह सकता है। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। कल दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा था। अगले 2 दिन भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। लखनऊ और उसके आसपास तापमान 6 से 10 डिग्री तक रहेगा, लेकिन घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होगी। रोड में दिख नहीं रहा है और वैसे भी सवारी नहीं मिलती थी हमें 4 बजे से यहाँ से खड़ा हूँ और ठंड में वैसे ही ठंड हो रही है, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आती है हमें बहुत ज़्यादा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को मकर संक्रांति के दिन ठंड का जबरदस्त टॉर्चर झेलना पड़ा। एक तरफ शीतलहर की वजह से लोगों की कंपकपी छूट गई, तो वहीं घने कोहरे ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह दिल्ली को देखकर ऐसा लगा मानो वो कोहरे की आगोश में समा गई। आलम यह था कि दूर से देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि सामने से कार आ रही है या मोटरसाइकिल। ऐसे में कोहरे में सुरक्षित सफर करने के लिए गाड़ियों की हेडलाइट ही आखिरी सहारा बची, क्योंकि लो विजिबिलिटी में उसी की रोशनी की मदद से गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ पाई। जब गाड़ियां आपका बेहद पास आ जाती हैं तब जाकर गाड़ियां आपको दिखती हैं। जितनी भी गाड़ियां इस सड़क पे जा रही हैं वो सभी अपना लाइट ऑन करके जा रही हैं। दिन चढ़ा तो लोगों ने उम्मीद की कि राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोपहर होने तक दिल्ली यूं ही सफेद कोहरे की चादर से ढकी रही। हालांकि कुछ जगहों पर सूरज दिखा, लेकिन वो भी धुंधला। दिल्ली के पास नोएडा में भी यही हाल रहा। वहां भी ऐसा लगा जैसे हाथ को हाथ दिखना मुश्किल हो गया। सबसे ज्यादा टेंशन दफ्तर जाने वालों को हुई, क्योंकि गाड़ियों की धीमी रफ्तार की वजह से कई जगहों पर जैम लग गया। कोहरा अब घना होता जा रहा है, उसकी वजह से लगातार परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ये देखिए कितनी मुश्किलों के बीच जो है वो गाड़ियां निकल पा रही हैं। सुबह का वक्त है। इस बीच मौसम विभाग ने भी जो भविष्यवाणी की उससे साफ हो गया कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर को शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक झेलना पड़ेगा। सिचुएशन अभी 2 दिन तक निश्चित तौर पर ऐसे ही बनी रहेगी, जबकि जो दिल्ली एनसीआर का तापमान है लगभग 4 डिग्री के आसपास बना रहेगा। पिछले कुछ दिनों में पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कई दिन तक बारिश हुई और जैसे ही बारिश रुकी पारा गिरने लगा। खासकर दिल्ली एनसीआर में तो इस बार जबरदस्त ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मकर संक्रांति पर दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा और अगले 2 दिन तक तापमान इसी के इर्द गिर्द रहेगा। यही नहीं, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ठंडी हवाएं भी चलेंगी। साथ ही अगले 3 दिनों तक राजधानी की सुबह कोहरे के साथ होगी। यही वजह रही कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब है कि लोगों को सावधान रहना होगा।
देश भर में आज से राम मंदिर के लिए वीएचपी निधि समर्पण अभियान की शुरुआत करेगी। अभियान से पहले ही इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। राम जन्मभूमि तीर्थ के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज समेत वीएचपी के 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से सुबह 11 बजे मुलाकात करेगा। ये मुलाकात निधि समर्पण अभियान के तहत होगी। इस अभियान के लिए जगह जगह पर दफ्तर खोले गए हैं, जहां से वीएचपी कार्यकर्ता घर घर जाकर मंदिर के लिए चंदा मांगेंगे। 44 दिनों के इस अभियान में वीएचपी ने 65 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, लेकिन कांग्रेस ने अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। वो चंदा डिजिटल तौर पर जुटाने की बात कर रही है। वीएचपी के अभियान के खिलाफ कांग्रेस भी अभियान चला रही है। तमिलनाडु में पोंगल के त्योहार के दिन हर साल होने वाले जल्लीकट्टू के खेल का आयोजन कोरोना संकट के बीच भी उसी जोश से किया गया जैसे सालों से लोग करते आए। जल्लीकट्टू खेल के दौरान सांडों और बैलों के सींगों में सिक्के या नोट फंसाकर उन्हें भीड़ में छोड़ दिया जाता है और लोगों को उन पर काबू पाना होता है, जिसकी कुछ तस्वीरें मदुरई में बड़े पैमाने पर आयोजित एक कार्यक्रम से सामने आई, जहां एक एक कर कुछ बैलों और सांडों को मैदान में छोड़ा गया। जैसे ही वो मैदान में पहुंचे, वहां पहले से मौजूद लोग उन्हें काबू करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उन बैलों और सांडों ने कई लोगों को तो इतनी बुरी तरह पटकनी दी कि उनके लिए खुद को संभालना तक मुश्किल हो गया। कोई सांडों और बैलों को पकड़ने के चक्कर में कुछ दूरी तक उन पर लटकता रहा, तो किसी को बैल ने गोल गोल घुमाकर नीचे गिरा दिया। कार्यक्रम में कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो ये सब देखकर डर गए और वो खुद को सुरक्षित करने के लिए वहां लगाई गई लोहे की ऊंची ऊंची रेलिंग पर चढ़ गए। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को होने वाली विदेशी फंडिंग पर एक बड़ी जानकारी सामने आई। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ जारी इस आंदोलन के लिए यूके, इटली, कनाडा और पाकिस्तान से पैसा जुटाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इटली में खालिस्तान समर्थक सतिंदर सिंह बाजवा किसान आंदोलन के लिए फंडिंग कर रहा है। इसी तरह यूके में ब्रिटिश सिख काउंसिल के सुखजिंदर सिंह, कुलवंत सिंह और तरसेम सिंह देओल रकम जुटा रहे हैं, तो कनाडा में जोगिंदर बस्सी और हरजीत गिल नाम के 2 लोग फंड जुटाने की मुहिम चला रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में कुख्यात खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पंजवार और वधावा सिंह किसान आंदोलन के लिए फंडिंग कर रहे हैं, जिनमें वहां की खुफिया एजेंसी ISI भी उनकी खुलकर मदद कर रही है। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में आग लगने से कई शरणार्थी बेघर हो गए। यह हादसा रात के वक्त दक्षिण बांग्लादेश के नयापाड़ा कैंप में हुआ, जिसने हजारों शरणार्थियों के घरों को जलाकर रख दिया। रात के वक्त लगी आग से वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन भीषण आग के सामने उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। ज्यादातर लोगों का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन कुछ लोग अपने घरों से अपनी जरूरत का सामान निकालने में कामयाब रहे। रात के वक्त लगी आग का धुआं सुबह तक उठता दिखा। रात के अंधेरे में लोगों को नुकसान का अंदाजा नहीं लगा, लेकिन सुबह के उजाले में अपने आशियानों को उजड़ा देख कई लोग फूट फूट कर रो पड़े। बताया गया कि इस हादसे ने 3000 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को बेघर कर दिया, जबकि कैंप में बने 500 से ज्यादा मकान जलकर राख हो गए। बीजेपी ने चुनाव से पहले टीएमसी को फिर झटका लगने का दावा किया। चुनाव से पहले टीएमसी नेताओं के पार्टी छोड़ने की घटनाओं के बीच बीजेपी ने एक बड़ा दावा कर दिया। एक जनसभा में बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा कर दिया कि हावड़ा से टीएमसी सांसद और पूर्व फुटबॉलर प्रसून बनर्जी जल्द ही बीजेपी में आएंगे। लेकिन टीएमसी ने इस दावे को हवा हवाई बता दिया। स्पेकुलेशन है। प्रसून बनर्जी तो पूरा तृणमूल में है, यही मेरा जानकारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक तेंदुआ सड़क पर घूमता नजर आया। यही नहीं, वो कई लोगों के पास भी गया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जिस जगह पर ये तेंदुआ नजर आया, वहां पास में ही द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी मौजूद है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान पर विवादास्पद बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने का मुद्दा उठाया था। डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये, बच्चियों के बारे में 15 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती है। सज्जन सिंह वर्मा के इस विवादास्पद बयान पर हंगामा बढ़ा तो कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। तो सज्जन जी की टिप्पणी है वो मुझे लगता है गलत है और उनको अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने फिर गोलाबारी की है। पुंछ के मेंढर में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई है। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी का भारतीय सेना भी जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान लगातार
गोलाबारी करता है ताकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो पाए। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पुंछ के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई है, जिसका भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब दिया है और इस वक्त गोलाबारी जारी है। लगातार वहां पर पाकिस्तान सीज़फायर का उल्लंघन करता है और इस बार पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के मेंढर सेक्टर में गोलाबारी की गई है। तो सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान की इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ जाती हैं और इस बार भी पाकिस्तान ने गोलाबारी की है फिर से लगातार। पिछले कई दिनों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है और पुंछ के मेंढर में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई है। पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, ताजा स्थिति क्या है? देखिए, अभी भी फायरिंग जारी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज़फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ का जो मेंढर सेक्टर है, अगर हम कहें तो पिछले लगभग 15 दिन से इन 2-3 बड़े सेक्टर जो पुंछ के हैं, शाहपुर है, मेंढर है, बालाकोट है, इन इलाकों में लगातार सीज़फायर का उल्लंघन करते हुए हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि पाकिस्तानी सेना की भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान बिना उकसावे के फायरिंग किए जा रहा है ताकि आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए कहीं ना कहीं कोई रास्ता उनको मिल सके। तो यही कारण है कि आज तड़के भी पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरिंग शुरू की है मेंढर सेक्टर में। चलिए, नजर बनाए रखिए पवन, लौटेंगे आपके पास। किसानों की केंद्र सरकार से आज फिर 10वें दौर की बातचीत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। 12 बजे कृषि भवन में ये बैठक होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट से कानूनों पर रोक के बाद किसानों के साथ सरकार की ये पहली बैठक है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बैठक में कृषि कानून वापस लेने की बात होगी। उधर किसानों की 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की भी तैयारी है। तो वहीं कांग्रेस हर राज्य में कानूनों के खिलाफ राजभवन तक मार्च निकालेगी। यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में पुलिस हिरासत में 23 साल के एक अफ्रीकी मूल के नागरिक की मौत पर कोहराम मच गया। मामला कोरोना नियम तोड़ने की वजह से शुरू हुआ, लेकिन इस पूरी घटना ने एक संगीन मोड़ तब ले लिया जब अफ्रीकी मूल की उस नागरिक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद ब्रसल्स से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें दिन दहाड़े सड़क पर दंगा होता नजर आया। अफ्रीकी मूल के लड़के की मौत की खबर जंगल की आग की तरह शहर में फैली और लोगों का खून खौल उठा। वो इंसाफ की मांग पर सड़कों पर उतर आए। जो उन्हें दिखा, उन्होंने उसी पर अपनी भड़ास निकाल दी। कहीं बस स्टैंड को चकनाचूर कर दिया तो कहीं चीजों को फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर चीजें फेंकी तो पुलिस ने भी करारा जवाब दिया। उसने उन पर पानी की जोरदार बौछार कर दी, लेकिन प्रदर्शनकारी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने सड़क पर पटाखे छोड़ दिए। इंसाफ की मांग में आग बबूला लोग उस पुलिस थाने पर धमक पड़े जहां अफ्रीकी मूल के लड़के को ले जाया गया था। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। On veut simplement la vérité en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont floues concernant les circonstances de la mort d'Ibrahima. दरअसल 5 दिन पहले पुलिस ने कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर अफ्रीकी मूल के उस लड़के को गिरफ्तार किया था। हिरासत में वो बेहोश हो गया और फिर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस का दावा है कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई, लेकिन लोगों को शक है कि पुलिस ने टॉर्चर किया और उसने उसकी जान ली। कल से देश में वैक्सीन लगाने का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने फिर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी को पहले टीका लगाने की मांग की, तो बीजेपी ने विपक्ष पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया। देश के अंदर सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगानी चाहिए और मुख्यमंत्रियों को और कैबिनेट को लगवानी चाहिए, ताकि देश के अंदर विश्वास पैदा हो सके। और मुझे ताज्जुब है कि जब सऊदी अरबिया का बादशाह लगवा रहा है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर लगवा रहा है, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर लगवा रहा है, तो देश का प्रधानमंत्री हमारे क्यों नहीं लगवा रहे? सबसे पहले उनको लगवाना चाहिए। जब अमेरिका के राष्ट्रपति कैमरे के सामने इंजेक्शन लगवा सकते हैं, कोविड वैक्सीन का वो टीका ले सकते हैं, जब बोरिस जॉनसन जो हैं इंग्लैंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो टीका लगवा सकते हैं, तो हमारे देश के अगर किसी चीफ मिनिस्टर से ये सवाल किया जा रहा है तो इसमें क्या गलती है? बिल्कुल उनको तो आगे बढ़कर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इस पक्षधर के हैं
कि वैक्सीन के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, तो लोगों को भी यकीन बढ़ेगा। और सही बात है कि अगर वो कल लगेंगे तो इससे कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर पैदा होगा। हमारे लिए पहले राष्ट्र है, फिर पार्टी है, फिर स्वयं है। तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहले उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ वोटर्स, उत्तर प्रदेश की आबादी, उनको। वरना यही लोग अगर योगी आदित्यनाथ जी सबसे पहले लगवाने बैठ जाते, इनके बयान आते, देखो खुद को पहले अपना लगा लिया, गरीबों की चिंता नहीं की। तो इसलिए विपक्ष को विपक्ष के लिए बोलना है। संवेदनहीन लोग हैं ये, संवेदनहीन लोग संवेदनहीनता की ही बातें करते हैं, क्योंकि पहले विरोध करके इन्होंने भ्रम फैलाने का प्रयास किया उल्टा सीधा कांग्रेस के लोगों ने, समाजवादी के लोगों ने। तो उस भ्रम को काउंटर करने के लिए इस प्रकार की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमी हुई डल झील से लोगों को दूर रखने के लिए वहां एसडीआरएफ तैनात कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आसपास के लोग बर्फ में बदल चुकी झील में मस्ती करने पहुंच रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है। और इसीलिए वहां एसडीआरएफ की कई टीमों को निगरानी के लिए लगा दिया गया, ताकि कोई भी रोमांच के लिए वहां तक ना पहुंच सके। सनी वेदर है और जहां जहां जो फ्रॉस्ट है मेल्ट हो रहा है, वहां डूबने का खतरा हो सकता है। झील जमने की वजह से उसमें चलने वाले शिकारे कम हो गए, लेकिन लोगों ने वहां चहलकदमी शुरू कर दी। बच्चों ने तो झील को मैदानी मान लिया और वहां क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन और एसडीआरएफ ने लोगों को हिदायत देने के साथ ही उनकी हिफाजत की भी पूरी तैयारी कर ली है। हमने सर यहाँ पे बोर्ड भी रखे, उलट के भी हम तैयार हैं यहाँ पे सर। अगर खुदा न खासा प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसके तैयार है, उसके लिए तैयार है। लोगों और खासकर बच्चों को वहां आने से रोकने के लिए एसडीआरएफ की कुछ टीमें झील के किनारे निगरानी करती दिखी, जबकि कुछ की झील के अंदर ड्यूटी लगाई गई, जो नाव के जरिए घूम घूम कर गश्त करती नजर आई। इंडोनेशिया में आए तेज भूकंप ने 3 लोगों की जान ले ली, जबकि कई लोग घायल हो गए। खबर है कि वहां 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी वजह से कई इमारतें ढह गई। उन इमारतों के मलबे में कई लोग दब गए, जिनमें कुछ को निकाला जा चुका है। वहां से सामने आई भूकंप के बाद की तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। उन तस्वीरों में चारों तरफ इमारतों का मलबा बिखरा नजर आया और कुछ लोग उस मलबे में दबे दिखे। बताया गया कि अब भी कुछ लोग इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं और उन्हें निकालने का काम जारी है। Angel. Siapa itu di sebelah tak? Catering. Masih bernapas sih? Masih ada suaranya, tapi susah be. Oh iya, sabar. Masih mungkin minum dek? Ini sementara di bawah. Udah mi, sebentar. Siapa nama tak dek? Angel. Siapa itu di sebelah tak? Catering. गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी बड़ा हमला करने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी 26 जनवरी पर हमला कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के 2 ग्रुप 26 जनवरी से पहले घुसपैठ की फिराक में हैं, जो जल्द ही जम्मू शहर में निक्की तवी नदी पर और नाले के रास्ते घुस सकते हैं। इन दोनों ग्रुप के पाकिस्तान में सियालकोट के पास गांव उमरावाली में पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट के पास देखे जाने की खबर है। खुफिया एजेंसियों की इस सूचना के बाद सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया। हिमाचल के कुल्लू से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां सड़क पर एक तेंदुआ लोगों के बीच पहुंच गया। उस तेंदुए को देखकर कई लोगों ने डर के मारे अपनी गाड़ी रोक दी, जबकि कुछ लोग गाड़ियों से बाहर आकर उसका वीडियो बनाने में लग गए। थोड़ी ही देर में वो तेंदुआ एक आदमी के पास पहुंचा और अपने अगले पंजे को उस आदमी के शरीर पर रखकर वो पिछले पंजों पर खड़ा हो गया। दूर खड़े लोग उस आदमी को शांत रहने की सलाह देते रहे और वो आदमी बिना डरे तेंदुए के सामने खड़ा रहा। थोड़ी देर तक तेंदुआ उस आदमी के साथ खेलता रहा और फिर वहां से हट गया। इसके बाद उसने वहां खड़ी गाड़ियों के चक्कर लगाए। हाथ मत लगाना। तेंदुए की वजह से वहां कई गाड़ियां बहुत देर तक खड़ी रही। उस तेंदुए ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और जब वो वहां से चला गया तो लोगों ने भी एक एक कर अपनी गाड़ियां ट्रैफिक से निकाली। मकर संक्रांति पर पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का अनोखा अंदाज देखने को मिला। लालू यादव के आवास पर हर साल होने वाले दही चूड़ा के भोज को तो इस बार कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया था, लेकिन तेज प्रताप ने अपने आवास पर इस त्योहार को मनाया। इस मौके पर उन्होंने घोड़े की सवारी भी की। तेज प्रताप ने खुद ही घोड़े की लगाम पकड़ी और फिर काफी देर तक घुड़सवारी का मजा लिया। इसके अलावा कई पहलवानों को भी उनके घर बुलाया गया। उन पहलवानों ने उनके सामने कई हैरतअंगेज करतब करके दिखाए। इसके बाद तेज प्रताप ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बुलाकर उन्हें अपने हाथों से दही चूड़ा खिलाया। राम सेतु की उम्र का पता लगाने पर रिसर्च होगी।
केंद्र सरकार ने राम सेतु की उम्र का पता लगाने के लिए रिसर्च की मंजूरी दे दी। इस टीम में पुरातत्व विभाग के अलावा अलग अलग विभागों के वैज्ञानिक होंगे जो ये भी पता करेंगे कि राम सेतु कब और कैसे बना। केंद्र का मानना है कि इस रिसर्च से सही वैज्ञानिक डेटा सामने आएगा और राम सेतु से जुड़ा विवाद खत्म होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि तेजस लड़ाकू विमान देश में बनने से 50,000 नए रोजगार के मौके पैदा होंगे। मोर देन 50,000 जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएशन होने वाली है। टाइगर श्रॉफ ने अपना एक और गाना सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर सियासी पारा चढ़ गया। सरकार के मंत्रियों ने किसान संगठनों के आंदोलन में पीएम के लिए इस्तेमाल की गई भाषा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विरोध एक सीमा तक होना चाहिए। जबकि एक दिन पहले तक इस बात की आलोचना करने वाली कांग्रेस के सुर अगले ही दिन बदल गए। किसान हैं, ठिठुर रहे हैं, तकलीफ में हैं, ऐसे में उनको गुस्सा आ गई होगी। कांग्रेस नेता उदित राज ने बयान दिया कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में पैर पसारती है तो इसके लिए टीएमसी जिम्मेदार होगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं और कार्यकर्ताओं को काफी परेशान किया। बीजेपी को उन्होंने एंट्री कराई है। यूरोप के नॉर्वे से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें कार बर्फ से ढकी सड़क पर हादसे का शिकार हुई। जिस कार के साथ हादसा हुआ उसके ठीक पीछे धीमी रफ्तार में दूसरी कार चल रही थी, जिसके डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में यह हादसा रिकॉर्ड हुआ। इससे पहले वो कार तेज रफ्तार में बर्फ से ढकी सड़क पर आगे बढ़ती नजर आई। बर्फबारी की वजह से सड़क पर बहुत ज्यादा फिसलन थी और एक मोड़ पर कार का ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा। कार फिसलते हुए अपने बाईं ओर के गड्ढे में जा गिरी। तुरंत राहत और बचाव दल को हादसे की खबर दी गई। कार को गड्ढे से निकालने के लिए क्रेन भी पहुंची। कुछ देर की कोशिश के बाद कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया कि इस हादसे में कार के ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान को कोर्ट ने 18 जनवरी तक एनसीबी रिमांड पर भेज दिया। एक दिन पहले ड्रग्स केस में 10 घंटों तक पूछताछ करने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद समीर खान की पहले मेडिकल जांच कराई गई और फिर उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 18 जनवरी तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने उसको एनसीबी कस्टडी में रिमांड करी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। इसके अलावा कोर्ट ने ड्रग्स तस्कर करण सजनानी और एक अभिनेत्री की पूर्व मैनेजर रायला फर्नीचर वाला की एनसीबी हिरासत को 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया। कुछ रोज पहले ड्रग्स केस में एनसीबी ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ के दौरान समीर खान का नाम सामने आया था। आरोप है कि समीर ने सजनानी के ड्रग्स तस्करी के कारोबार में पैसा लगाया था। पैसे का लेन देन का भी है। ही वाज फाइनेंसिंग और कुछ पैसे उसने दिए थे। नवाब मलिक के दामाद की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी गर्मा गई। एनसीपी ने तो इसके बहाने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। All the central agencies are being used against the opponents in India. दामाद समीर खान की गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक का भी ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कानून को सबके लिए बराबर बताया। भी पॉलिटिक्स करी, मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक, कोरी सियासत है, आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, जिसके लिए दिलीप घोष और अमिताभ चक्रवर्ती दोपहर बाद दिल्ली आएंगे। बंगाल के बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक में मौजूद रहेंगे। उधर सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने टीएमसी और बीजेपी के बीच गठजोड़ का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि डर कर सलीम दे रहे हैं ऐसा बयान। Trinamool Congress got this assignment by the RSS to disseminate the left network.
but they failed to do that. Rather, it's very hard for Trinamool Congress to maintain its own network. The Trinamool Congress is not going to win this election, and BJP is nowhere. Throughout the country, there's only left and the Congress who never joined BJP. I think Trinamool was created to make way for the BJP. सलीम साहब को सपना देखने दीजिए, वो पश्चिम बंगाल से गया, अभी सारे भारत से गया है, कुछ दिन बाद पूरा इंडिया से ही वो बाहर चले जाएंगे। वो जो कम्युनिटी है, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, वो भी बीजेपी से जुट रहा है और उसीलिए वो डर के मारे ये सब बात कर रहे हैं। अगले चुनाव में बंगाल में बीजेपी बंगाल में बीजेपी सत्ता में आएंगे। दिल्ली के जाफराबाद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें दो बदमाशों ने सरेआम एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह रंजिश बताई गई। दिन दहाड़े अंजाम दी गई इस वारदात की तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें एक तस्वीर में रईस अंसारी नाम का एक आदमी घर के सामने अपने स्कूटर में सामान रखता और उसे साफ करता नजर आया। इस दौरान वो अपने एक जानकार के साथ बातचीत भी करता रहा। तभी वहां पहले से घात लगाए दो बदमाश आ धमके, जिनमें एक ने उससे बातचीत शुरू कर दी जबकि दूसरा बदमाश अपनी पिस्तौल में गोली लोड करने लगा। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद बदमाश ने उसके सिर पर पिस्तौल लगा दी, लेकिन गोली नहीं चली। बदमाशों का इरादा भांपकर वो घर की तरफ भागने लगा। इस बीच बदमाश ने उस पर फिर गोली चलाई, लेकिन इस बार भी गोली उसे नहीं लगी। बाद में दूसरे बदमाश ने उसका पीछा किया और दौड़ाकर उसे गोली मार दी और फिर दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग लाया गया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ट्रंप पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने उन पर महाभियोग चलाने का समर्थन किया। अब यह प्रस्ताव अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट में जाएगा, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पर ट्रायल चला जाएगा। अगर ट्रायल में ट्रंप अमेरिकी संसद में हमले के दोषी पाए गए तो सेनेट उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी पद के लिए अयोग कर सकती है। यानी कि जो चर्चा है कि ट्रंप 2024 में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, उस पर पानी फिर सकता है। हालांकि पेच यह है कि 19 जनवरी तक सेनेट का सत्र नहीं है और 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसे में ट्रंप पद से हटेंगे नहीं और अपना कार्यकाल पूरा कर ही लेंगे। 2019 के महाभियोग प्रस्ताव में ट्रंप बच गए थे, लेकिन देखना होगा कि इस बार जबकि वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं होंगे, तब क्या महाभियोग प्रस्ताव से बच पाते हैं। सरकार से देश में ही बने 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी मिलने के बाद भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने दावा किया कि चीन और पाकिस्तान के JF-17 पर स्वदेशी तेजस भारी पड़ेगा। We'll have a version which will be ahead, and we plan other sensors and weapons which are top of the line. केरल के अजरुद्दीन ने सिर्फ 37 गेंदों पर शतक ठोक दिया। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में केरल की टीम ने मुंबई को 8 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में केरल के मोहम्मद अजरुद्दीन ने सिर्फ 37 गेंदों में शतक लगाया और अपनी टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई। इस मैच में वो 54 गेंदों में 137 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अजरुद्दीन का ये शतक सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में दूसरा सबसे तेज शतक है। इससे पहले ऋषभ पंत ने 32 गेंदों पर शतक लगाया था। तमिलनाडु के मदुरई में पोंगल के मौके पर राहुल गांधी ने जल्लीकट्टू कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने इस पारंपरिक खेल को सुरक्षित बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उनके इस दौरे को राज्य में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। The government in Delhi, they can destroy the cultures of this country. राहुल गांधी के इस वार पर बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट कर पलटवार किया और कांग्रेस पर संस्कृति विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की 4थी मंजिल पर बने नर्सिंग रूम में आग लग गई। हालांकि ये खबर मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। कश्मीर में शांति की मुहिम चलाने वाले पुलिस अधिकारियों समेत कई लोगों के सस्पेंड किए गए ट्विटर अकाउंट फिर बहाल कर दिए गए। इससे पहले पाकिस्तान ने इन लोगों के बारे में गलत रिपोर्ट देते हुए ट्विटर से शिकायत कर दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर ट्विटर ने उनके अकाउंट बंद कर दिए थे। हालांकि फिर भारत सरकार ने ट्विटर से सख्त नाराजगी जताई, जिसके बाद ऐसे कई ट्विटर अकाउंट फिर सक्रिय कर दिए गए। आज सेना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर दिल्ली कैंट के परेड ग्राउंड में सेना अपनी ताकत दिखाएगी। कार्यक्रम में CDS बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख शामिल होंगे। सेना प्रमुख MM नरवणे जवानों को संबोधित करेंगे। साथ ही अदम्य साहस का परिचय देने वाले जवानों को सम्मानित किया जाएगा।
ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की लॉन्चर, अपग्रेडेड शिल्का वेपन सिस्टम, T-72 ब्रिज लेइंग टैंक, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, T-90 मेन बैटल टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 के परेड की शान बढ़ाएंगे। इस मौके पर सेना के मार्चिंग दस्ते और बैंड सेना दिवस में कदमताल करेंगे। सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। साल 1949 में आज ही के दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर की जगह तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने ली थी। पीएम मोदी ने जवानों को सेना दिवस की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। ईरान ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी सेना की ताकत की नुमाइश की। ईरान और अमेरिका पिछले साल से युद्ध की कगार पर खड़े हैं, लेकिन ईरान है कि मानने को तैयार ही नहीं। वो कभी हथियारों का परीक्षण करके तो कभी सैन्य अभ्यास के जरिए अमेरिका को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। और इस बार उसकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर ये दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका भले ही महाशक्ति हो, लेकिन वो ईरान को हल्के में बिल्कुल न ले। अपने युद्ध अभ्यास में ईरान ने अलग अलग तरह की मिसाइलों की आजमाइश की। पानी के जहाज से छोड़ी गई एक मिसाइल तो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए ऐसी बेताब दिखी कि महज 4 सेकंड में आंखों से ओझल हो गई। और फिर उसकी मचाई तबाही की जो तस्वीर सामने आई, उसे देखकर ईरान अपनी पीठ थपथपाने लगा। ईरान ने समंदर के अंदर खतरनाक टॉर्पीडो चलाने की भी ड्रिल की, लेकिन वो बस इतने पर ही नहीं रुका। इस युद्ध अभ्यास में उसकी नौसेना ने लगे हाथ अपने सबसे बड़े जंगी जहाज मकरान को भी मैदान में उतार दिया। सामने आई तस्वीरों में कई हेलीकॉप्टर उसके हेलीपैड से उड़ान भरने के लिए तैयार दिखे। 748 फीट लंबा और 138 फीट चौड़ा ये जहाज ईरान ने ही बनाया है। दावा तो यहां तक है कि ये किसी बंदरगाह पर डॉक किए बिना करीब 3 साल तक सफर कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तमिल मैगजीन में आत्मनिर्भर भारत पर एक लेख लिखा, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होंगे। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पीएम ने अपने लेख में 2020 को दुर्घटना नहीं बल्कि समाज और लोगों के लिए नई खोज का साल बताया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कोरोना काल में देश आत्मनिर्भर बना और लोगों की एकता और भाईचारे की भावना भी खुलकर सामने आई। इसके अलावा उन्होंने कोरोना के मुश्किल दौर में देश में दवा की कमी न होने और दुनिया को कोरोना से लड़ने के लिए दवाइयां मुहैया कराने का भी जिक्र किया। तमिल मैगजीन में लिखे लेख में उन्होंने महामारी से लड़ाई में देश की संस्थाओं और लोगों से मिले सहयोग की भी तारीफ की। यही नहीं, उन्होंने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले महापुरुषों को आत्मनिर्भर बनकर सच्ची श्रद्धांजलि देने की अपील की। तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री का ये लेख उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से आग की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि आग वहां के रिहायशी इलाके में लगी थी, जिसने थोड़ी ही देर में आसपास के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया। लपटें इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें काफी दूर से ही देखा जा सकता था। आग का यह भीषण रूप देखकर इलाके के लोग दहशत में आ गए। जानकारी मिलने पर वहां दमकल की कई गाड़ियां भेजी गई, जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन कई फीट ऊंची उठ रही इन लपटों पर दमकल कर्मियों की कोशिश का भी कोई असर होता नहीं दिखा। कल भी कोलकाता के बाग बाजार इलाके में आग लगी थी, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। 50 दिन से चल रहे किसान आंदोलन का नुकसान हरियाणा और दिल्ली के उद्योगों को सबसे ज्यादा उठाना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर के करीब सोनीपत के कुंडली में सैकड़ों कारखाने आंदोलन की वजह से ठप पड़े हैं, जिन्हें रोजाना करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। फर्नीचर बनाने वाले कारखाने हों या कपड़े बनाने वाले, बड़ी बड़ी मशीनों का कारोबार हो या छपाई करने वाले, आंदोलन के कारण सबके सामने मुसीबतों का अंबार लग गया। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया की सिंघू बॉर्डर से दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। बॉर्डर ठप होने की वजह से सबसे बड़ी परेशानी माल ढुलाई की हुई है। ना रॉ मटेरियल की मूवमेंट हो पा रही है, ना फिनिश गुड्स की मूवमेंट हो पा रही है, ना लेबर की मूवमेंट हो पा रही है। मतलब मल्टीपल लॉसेस इंडस्ट्री सफर कर रही है। कारखाने चलाने वाले न तो किसानों के खिलाफ हैं और न ही उनके आंदोलन के, लेकिन अब उनके भी सब्र का बांध टूटने लगा है। हमारा भी हक है, हमें भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं और लोगों को तनख्वाह देनी है। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि किसानों का आंदोलन है तो हम तनख्वाह नहीं देंगे। कई कारखाने ऐसे हैं जहां 50 दिन पहले जो डिब्बा जहां रखा था 50 दिन बाद भी वहीं रखा हुआ है, क्योंकि कारखानों में बंद रास्तों के कारण कर्मचारी पहुंच नहीं रहे और माल ढोने का भाड़ा 5 गुना तक बढ़ चुका है।
अकेले कोंडली में करीब 1800 फैक्ट्रियां हैं जिनमें रोजाना करोड़ों का कारोबार हुआ करता था और 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिला करता था। लेकिन सैकड़ों कारखाने अब बंद हैं और जो खुले हैं उनमें ज्यादातर में काम बंद है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्टून ऐसे ही हैं जैसे आए थे, या जैसे जो सामान जैसे पैक हुआ था 50 दिनों से, उसी तरीके से आपको एक भी वर्कर इस फैक्ट्री में देखने को नहीं मिलेंगे। जो मजदूर काम पर आ भी रहे हैं उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, यानी काम पर घंटों की देरी से पहुंचते हैं और कारखानों से जल्दी घर के लिए निकलना पड़ता है। पहले से कोरोना की मार झेल रहे उद्योगों के लिए ये हालात वजूद बचाने की जंग से कम नहीं है। हर तरफ इस फैक्ट्री में आपको दिखेंगे दिखेंगी मशीनें, और यहाँ पर देखिए आपको कोई भी कर्मचारी इस मशीनों को चलाता हुआ नहीं दिखेगा। नुकसान केवल उद्योगों का नहीं, उन हजारों मजदूरों का भी हुआ जिनकी रोजी रोटी या तो बंद हो चुके रास्तों की वजह से या ठप पड़े कारखानों की वजह से छिन गई। किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों से लोगों को विदेश में भी भड़काने की साजिश रची जा रही है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने ब्रिटेन और कनाडा में छोटे बड़े कई प्रदर्शन किए जिनमें किसानों के मुद्दों की आड़ में भारत के खिलाफ लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। यही नहीं, इस संगठन ने सिंघू बॉर्डर के पास के कुछ गांवों में भी अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। खबर है कि संगठन से जुड़े लोग धरने पर बैठे किसानों को भड़काने के साथ प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाते हैं। देश विरोधी इस साजिश की भनक लगते ही सरकार ने इस पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियां देश विदेश में मौजूद इस संगठन से जुड़े सदस्यों की संपत्ति की जानकारी जुटा रही हैं ताकि उन्हें जब्त किया जा सके। पोंगल त्योहार के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चेन्नई में हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुए। तमिलनाडु में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष का ये दौरा उसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने पोंगल के एक कार्यक्रम में शिरकत की। जेपी नड्डा इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा पहनकर पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष को अपने बीच देखकर पार्टी के लोग भी जोश से भर गए। उन्होंने उनका शानदार स्वागत किया। यही नहीं, उन्होंने नड्डा को तमिलनाडु का प्रतीक मानी जाने वाली कई चीजें तो दी ही, साथ ही उन्हें एक गदा भी भेंट की। इससे पहले जब वो चेन्नई पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए नड्डा खुली गाड़ी में सवार होकर निकले और दोनों हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करने लगे, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाने भी शुरू किए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक कार ड्राइवर को पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि कार की रफ्तार काफी तेज और वो डिवाइडर पर चढ़ गई। फिर क्या था, वहां मौजूद कुछ लड़कों ने ड्राइवर को घेर लिया और नशे में होने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। कितने मॉर्निंग में पियोगे? मॉर्निंग में पियोगे? पहले 2 लड़कों ने उस पर ताबड़तोड़ बेल्ट से हमला किया, फिर दूसरे लड़कों ने उसे लात से मारना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने उसके फोन से उसके रिश्तेदारों को धमकी भी दी। कोई नहीं, बचा। पिट रहे आदमी ने भी आखिर में हिम्मत दिखाई और वो एक लड़के से भिड़ गया। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी और वो दोनों नीचे गिर गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। मुजफ्फरपुर में गैंगरेप और हत्या के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग के गैंगरेप और हत्या के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 जनवरी की इस घटना में आरोपियों ने पहले नाबालिग का गैंगरेप किया और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे जिंदा जला दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में स्पा सेंटरों के मालिकों को राहत दी। कोर्ट ने कोरोना संकट की वजह से बंद पड़े स्पा सेंटरों को कोरोना नियमों का पालन करते हुए खोलने की इजाजत दे दी। दिल्ली सरकार ने यूके से भारत आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन का जो नियम 14 जनवरी तक लागू किया था, उसे बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया। अब 31 जनवरी तक यूके से आने वाले हर यात्री के लिए एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट और 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा। उत्तरायण पर्व के मौके पर अमित शाह ने अहमदाबाद में पतंगबाजी की। इस खास दिन पर उन्होंने अपने परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर में पूजा भी की। उत्तरायण पर गुजरात में पतंगबाजी के कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार ये कार्यक्रम सादगी से हुए और अमित शाह ने ऐसे ही एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पतंगबाजी में अपना हाथ आजमाया। उन्होंने जैसे ही हाथों में डोर पकड़ी और पतंग उड़ाना शुरू किया, आसपास की छतों पर लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद देश के गृह मंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। अमित शाह की पतंग लंबे वक्त तक आसमान में गोते लगाती रही। पतंग उड़ाने के बाद उन्होंने लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। इससे पहले उत्तरायण के दिन की शुरुआत उन्होंने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा करके की। वो अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे और वहां आरती की।
जिसके बाद उन्होंने हाथियों की पूजा की और उन्हें गन्ना खिलाया। मान्यता है कि अगर नई फसल को हाथी को खिलाया जाता है तो उस साल फसल ज्यादा होती है। इस खास दिन पर गौदान का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए अमित शाह ने अपनी पत्नी और बेटे जय शाह के साथ गाय की पूजा की और गौदान किया। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर पाए। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।